जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लाल बहादुर जी, संजय गुप्ता जी, नागेंद्र सिंह जी, श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री देवनारायण पटेल जी, हमारे पड़ोस के सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज इस सभा में आप सब लोग जिस गर्मजोशी के साथ आपकी तालियों की जो गूंज मुझे सुनाई दे रही थी, वह मुझे आश्वस्त कर रही थी कि आप लोगों ने कौशाम्बी जिला में और वैसे तो उत्तर प्रदेश की बहार में आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, अपना दल की सरकार, निषाद पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, हमसे पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने सारी बातें, चुनाव के मुद्दे आपके सामने रखे हैं। मैं उन मुद्दों को बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातों की तरफ आपको जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जब हम अपना दल की बात करते हैं, जब हम निषाद पार्टी की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाना नहीं है, किसी को एमएलए, एमपी बनाना नहीं है, सिर्फ किसी को कुर्सी पर बैठा करके अपने आप को यह समझ लेना कि हमारी जीत हो गई, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य को लेकर के विचारों की पार्टी है और सत्ता में आती है तो उस विचार को साकार करने वाली पार्टी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा बाकी सारी पार्टियां, कोई वंश में फंस जाता है, कोई जाति में फंस जाता है, कोई अपने अपने मुद्दों को लेकर के चलता है, लेकिन लंबे उद्देश्य को लेकर के चलने का काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। आप याद कीजिए, 1950 से आप कहते आए हैं, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दूसरे राजनीतिक दल के मन में कभी भी यह लालसा नहीं हुई कि भारत एक देश है, एक आत्मा है और एकात्मता के साथ अखंड चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह इच्छा पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि धारा 370 को आप लोगों की ताकत आने के कारण, मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको समझना। आज हम यहां त्रिवेणी में आए हैं, इस विशेष पुण्य स्थान पर आए हैं। आप लोग कितने समय से कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम मंदिर बनाने के लिए लगे थे, लोग मंदिर को अटकाने के लिए लगे हुए। आज लोग मंदिरों में जा रहे हैं नेता, कोई घंटी बजा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है। ये वही राजनीतिक दल थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। याद रखना चाहिए इस बात को। आज घंटी बजा रहे हैं, बोलते मैं भी भगवान, मैं भी बजरंगबली का उपासक। अब घंटी बजा करके हो गया क्या? अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन
कांग्रेस पार्टी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विषय को लटका रहे थे, भटका रहे थे, अटका रहे थे, ये आपने मोदी जी की सरकार लाई, जिसके आने के कारण सुप्रीम कोर्ट का बाद में फैसला जो आया, उसको करने के बाद एक आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। यह विचारों की लड़ाई लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने। अगर मैं बात करूं बाबा विश्वनाथ काशी की, तो करोड़ों श्रद्धालु बेचारे गंगा जल लेकर के पतली गलियों से होते हुए दर्शन के लिए जाते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य कॉरिडोर बना है। अब गंगा का स्नान करो और सीधे वहां से जाकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करो। यह संभव हुआ है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के कारण। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ वो लोग हैं जो आस्थाओं में को भटकाते हैं, लटकाते हैं, अटकाते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए चलने का निर्णय किया। इसको हमको ध्यान में समझना चाहिए। यह ध्यान में रखने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक समाप्त करो। सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं को, जिसको आपने पहले दिल्ली में बैठाया था 2014 से पहले, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। मोदी जी ने तय किया कि मुस्लिम बहनों को इस 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का कानून ला करके करोड़ों मुस्लिम बहनों को आजाद किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह हम आपको कह रहे हैं। और आपको जान करके मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं था, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, ये मुस्लिम देश है। 3 तलाक सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। लेकिन हमारे यहां हमारे ये नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। 3 तलाक भारत में था और उससे आजाद दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसको हमको बात करें। अगर हम विकास की बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से गरीब आदमी की चिंता की गई है। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि गरीबों की चिंता हुई है, गरीबों की चिंता हुई है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह पर स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हर एक कोई कहता है कि हम आपको स्वास्थ्य में एश्योरेंस देंगे, इंश्योरेंस देंगे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने 12 करोड़ 40 लाख परिवार, यानी 50 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया और 5 लाख का इलाज, हर साल की इलाज मुफ्त कराने का काम किया। और उसमें से 2.5 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश के हैं जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत में मिला है। बोलो, इससे गरीब की सेवा हुई है कि नहीं हुई है? गरीब की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? पहले किसी को कैंसर हो जाता था तो गरीब आदमी का घर बिक जाता था। पहले किसी का हार्ट का सर्जरी करानी पड़ती थी जिसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगते थे तो घर का मकान बिक जाता था। आज गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी ने हेल्थ कवर दिया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छता अभियान करेंगे। स्वच्छता अभियान, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये समाजवादी नोट कर लें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 66 के दशक में, 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी बहनों को अपने दैनिक नित्यकर्म के लिए
घर से बाहर जाना पड़ता है और जब मैं रात को निकलता हूं गाड़ी से तो बहनों के झुंड मुझे सड़कों पर दिखाई देते हैं। यह भारत की तस्वीर है। 60 में कहा था, 2014 तक इसी तरीके से चलता रहा। आज बहनों के लिए मोदी जी ने 11 करोड़ घरों में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके उनकी इज्जत की रक्षा की। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 2.5 करोड़ इज्जत घर बने हैं, यानी 2.5 करोड़ माताएं बहनें, उनको इज्जत देने का काम, बच्चों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यहां धर्मेंद्र जी बैठे, पहले आप पेट्रोलियम मंत्री थे। ये उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, इसको पहुंचाने का काम किसने किया? इसको पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 18,000 गांव थे ऐसे जहां बिजली नहीं थी। आजकल ये नेता बोल रहे मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मुफ्त दूंगा। अरे तुमने बिजली नहीं दी तो मुफ्त क्या दोगे? तुमने बिजली नहीं दी थी। आप बताइए, उस समय जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए बिजली देने के लिए, 24 घंटे कहा था कि नहीं कहा था? आज हम कह सकते हैं कि ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है जो 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 2.5 करोड़ घरों। मैं तो गांव से आता हूं। जब गांव में बिजली पहुंचती थी तो जेई जूनियर इंजीनियर वो क्या कहता था गरीब आदमी को, तार लेके आओ, खरीद के लाओ तार। वो बोलता था मैं गरीब आदमी हूं, मैं तार कहां से लाऊंगा? अरे कितना मीटर लगेगा? बोले 200 मीटर लगेगा, 300। अच्छा चल 100 मीटर का तुम खरीदो, 100 मीटर हम सरकार की तरफ से देते हैं। यानी एहसान करते थे कि 100 मीटर की तार दे दी तो बहुत बड़ा काम किया। फिर क्या कहते थे? गांव वालों को लेके आओ, खंबा ले जाओ। मतलब खंबा ले जाने के लिए भी गांव के लोग आए, एक साथ अपने कंधे पर 10-20 लोग लेकर के खंबा लेके जाए तो जेई जाकर के बिजली देता था। यह गांव की स्थिति थी। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग गांव में रहते होंगे उनसे पूछो कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी ने सौभाग्य योजना चलाई और घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। मैं तिवारी जी के साथ लखनऊ के पास गांव में गया था। जब मैं गांव में गया तो मेरे को उन्होंने कहा लखनऊ के पास का कोई गांव था। उसने कहा भैया जी मजा आ गया। मैं कहा क्या मजा आया? बोले दोपहर को जेई आए थे यहां, आप फॉर्म पर साइन करवाया, आप बोला कि साइन करो, शाम तक तुमको हम बिजली दे देंगे। ये मोदी जी ने बिजली पहुंचाई, इसके लिए हम मजा आ गया, धन्यवाद। ये गांव के एक व्यक्ति की आवाज में आपको सुना रहा हूं। इसलिए विकास की बात अगर मैं आपके सामने, आप बोलिए एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बना कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काम चला कि नहीं चला? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और हमारे यहां ये राम वन गमन मार्ग, आप बताइए, अयोध्या से पहले चित्रकूट तक जाना था, मोदी जी ने उसको रामेश्वरम तक पहुंचाने का काम पकड़ा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अयोध्या से रामेश्वरम और वाया कौशाम्बी, इसको आप समझिए, ये सड़क नहीं है, ये विकास का रास्ता है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आया हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सपा बसपा एक भी अपना रिपोर्ट कार्ड ला करके खड़ा करे, ऐसे सभा में आकर के बोले। मैं बोलता हूं 2014 में उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या और 15 मेडिकल कॉलेज। आज 59 मेडिकल कॉलेज है, 59 मेडिकल कॉलेज। और आपका कौशाम्बी भी यही बगल में मुझे बताया गया। आप बताइए कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को कितनी खुशी होती होगी कि जो योजना मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई, आज उसका नतीजा मुझे देखने को मिल रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो कल यहां के डॉक्टर गांव-गांव तक पहुंचेंगे और आपकी इलाज और सेवा करेंगे। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जहां मेडिकल कॉलेज खुलता है वहां नई आर्थिक नीति खड़ी होती है।
दवाई की दुकानें खुलती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुलते हैं, रोजगार के अवसर बनते हैं। ये हमको ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वें नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है। कुशीनगर में बन रहा है, इंटरनेशनल सर्किट बन रहा है। श्रीलंका से जहाज सीधे कुशीनगर आ रहा है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये सब 2014 के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? सब मोदी जी के आने के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो हो गई, कानपुर में मेट्रो हो गई, हमारे गाजियाबाद में हो गई, नोएडा में हो गई, ग्रेटर नोएडा में हो गई, और अब आगरा में हो रही है, अन्य 5 शहरों में हो रही है। तो हर तरीके से विकास के लिए जो नए आयाम थे वो करने का काम यहां पर हुआ है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यहां हमारे कैंडिडेट जो है उन सब का हमको समर्थन तो करना ही है और उनको हमको जिताना है। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे, मैं उनकी बात की तायीद करता हूं। ये कोई किसी बड़े परिवार से आने वाले लोग नहीं है, ये सब साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं। इनको गरीबी मालूम है, इनको गरीब का दुख मालूम है, इनको गरीब का दर्द मालूम है, और उस दर्द को मिटाने के लिए इस लक्ष्य को लेकर के आए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये आपके साथी हैं, ये विकास के साथी हैं। अब केशव जी पर मैं बोलूं, आप भी सोचते होंगे केशव जी का जब चेहरा आप याद करते हो तो क्या आपको याद आता है? जब भी आप केशव जी का नाम याद करोगे तो आपको एक मुस्कुराता हुआ केशव दिखेगा। मित्रों, ये छोटी क्वालिटी या ये छोटा विषय नहीं है। राजनीति में रहते हुए, लाखों लोगों के विकास के रास्ते को बढ़ाते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए, उसके दर्द और मर्म को समझते हुए काम करने का नाम है तो केशव प्रसाद मौर्य उसका नाम है। इसको हमको ध्यान में रखना है। और ये काम भी करते हैं, असरदार तरीके से करते हैं, तजुर्बेकार है। एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, 5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तजुर्बा है, पूरा जानते हैं। इसलिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इलाके का विकास तो है ही है, इस जिले का विकास तो है ही है, इलाके का पूरा विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, इसको करने में वो सक्षम होंगे। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारे बाकी अन्य जितने कैंडिडेट्स हैं, शीतला जी हैं, नागेंद्र जी हैं, सब लोग, लाल बहादुर जी हैं, सब साधारण परिवार से आए हुए, लेकिन एक ललक है काम करने की, एक ललक है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए, इसके लिए काम में जुटे हैं। ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना, बताइए, आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? इनको आशीर्वाद देना जरूरी है कि नहीं है? और इनके लिए नहीं जरूरी है, ये हमारे विकास के लिए जरूरी है, हमारे हित के लिए जरूरी है। इसको हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं यहां के इलाके की बातचीत करूं। आपके यहां का गवर्नमेंट सिराथू का कॉलेज का काम चला है कि नहीं चला? आपके यहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर शमशाबाद का काम चला है कि नहीं चला? आपके यहां 50 बेड आयुर्वेद हॉस्पिटल सिराथू में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चालू भी हो गया। आपके यहां नरसिंहपुर में ट्रॉमा सेंटर का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो भी पूरा हो गया। मैं गिनाने लगूं, ऑक्सीजन प्लांट यहां लग गया कि नहीं लग गया? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, चुनाव प्रचार किया है उन्होंने, और केशव